पहले 19 जनवरी वो दिन था जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ता था। जी हाँ, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। टारगेट किलिंग पर आज हम बात करने वाले हैं। कश्मीरी पंडितों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। उनके अपने लोगों ने ही घर से भाग जाने पर मजबूर किया। कश्मीरी में हिंदुओं के साथ कैसी त्रासदी हुई, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये सच आपको आज जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज देश भर में अल्पसंख्यकों के नाम पर एक नया आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और आज फिर वही मंजर हमारे सामने है जो आज से पहले 31 साल पहले 1990 में हमारे सामने था। आज फिर कई कश्मीरी पंडित और सिख अपना घर छोड़ने को मजबूर है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू ने बताया कि बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से 500 से ज्यादा लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है और गैर कश्मीरी पंडित परिवार भी है जो चले गए। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर नए हमले शुरू किए गए और आतंकवादियों ने 3 दिनों में 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या भी की। श्रीनगर में सरकारी स्कूलों के 2 शिक्षकों की हत्या की और बाद में ये दहशत बढ़ गई। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टीकू ने बताया कि बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से 500 से ज्यादा लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है और गैर कश्मीरी पंडित परिवार भी है जो चले गए हैं। और ये 1990 की तरह सीन अब नजर आ रहा है जब सैकड़ों परिवार अपना सब कुछ छोड़कर यहां से जान बचाकर भागने को मजबूर हुए थे। हमने जून में उपराज्यपाल के कार्यकाल से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन अब तक समय नहीं दिया गया। एक अन्य कश्मीरी पंडित संगठन ने भी कहा कि समुदाय के कुछ कर्मचारी जिन्हें 2010-2011 में पुनर्वास पैकेज के तहत सरकारी नौकरी मिली थी, उन्होंने डर से चुपचाप जम्मू कश्मीर का रुख करना पड़ा था और उन्होंने प्रशासन पर सुरक्षा न देने का भी आरोप लगाया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बीच प्रशासन ने अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी भी दे दी है। तो कश्मीरी पंडितों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, सिख और कश्मीरी पंडित क्यों अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम विंग कमांडर सर से। विंग कमांडर सर, कश्मीरी पंडितों का फिर से पलायन शुरू हुआ है। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से दहशत फैलाई है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि आज फिर वही मंजर हमारे सामने है जो आज से 31 साल पहले 1990 में था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आज से 31-32 साल पहले था वो बिल्कुल मंजर वही है। आपने उस टाइम इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी, अभी भी उतनी बड़ी सिक्योरिटी है, उतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी और सब कुछ था। एक कोर हेडक्वार्टर है जहां से पलायन हुआ था, उसके 4 किलोमीटर दूर कोर हेडक्वार्टर है। पूरी फौज, पूरी पुलिस, सब कुछ है, पर आपके साथ में काम करने का तरीका नहीं है। ये पहले ये सब होता है अंशुल जी, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपने खानसामे किचन में लगाए हैं, जब 5-6 खानसामे लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। यही कश्मीर में हो रहा है। सब सिक्योरिटी देख रहे हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, फौज भी है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। अपने तो दुनिया में बसे हुए हैं। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जो आप देख रहे हैं। और ये आज हुई है और अभी हो रही है, पहले 1 साल पहले आपको ही कह रही हैं हुई थी। क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है, पाकिस्तान ने कहा था वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स और उसने हासिल कर दिया। पहले भी हमको ब्लीडिंग करता रहा, अभी भी ब्लीडिंग कर रहा है। पूरे 5 लाख हमारे पंडित पहले पलायन कर चुके हैं। ये एक किस्म से बिगेस्ट जेनोसाइड है। हम अब कहते हैं हमने बांग्लादेश में तुम्हारे को डिवाइड किया, उसने क्या किया? वो भी यही कर रहा है और दोबारा कर रहा है। क्या क्वेश्चन अब ये उठता है कि ये तो व्याख्यान हम देते रहेंगे व्याख्यान की क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? और इसलिए हो रहा है कि आपको सिक्योरिटी का कोई इल्म ही नहीं है। आप सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम बड़ा सिक्योरिटी किया है, हमने 5 आतंकवादी मार दिए, 6 मार दिए। आप रोज 50 मारिए, उनको कोई तरफ नहीं है। वो फिर आएंगे, उनको पैसा मिलता है। 10,000 में तो आदमी बाप को मारने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी गरीबी है वहां पे, तो वो तो आ रहे हैं। और स्लीपर सेल्स वही है, एम्यूनिशन रूट वही है, फाइनेंशियल रूट वही है। जब सब कुछ वही है तो हमने क्या किया है? हमारी सिक्योरिटी क्यों नहीं तगड़ी हो रही? इसलिए नहीं तगड़ी हो रही कि अभी तक बैठ के किसी ने डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। डॉक्ट्रिन का मतलब है
डॉक्ट्रिन का मतलब है कि आपको टोटल पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन स्टडी करनी पड़ेगी। हमने किसी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने अपनी डायरेक्टर जनरलशिप सबने बचा के रखी हुई है। तभी इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तभी इतनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और सब अपने अपने एरिया में कमांड कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। पैसा कश्मीर में बेनता जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता, जिसका फायदा हो रहा है वो फायदा उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडित की कोई किसी परवाह नहीं कर रहा। अगर परवाह होती तो अभी तक हमने इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया होता। माना कश्मीरी पंडित कमजोर तबके के लोग हैं, माना वो लड़ना नहीं चाहते, ये शोर हो रहा है बहुत, माना वो लड़ना नहीं चाहते, पर प्रॉब्लम ये है कि क्यों लड़ना नहीं चाहते? क्योंकि उनको पता है कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। एक एफआईआर नहीं लॉन्च किया अभी आपने। पिछली बार भी 31 साल पहले एक बता दीजिए मैं एफआईआर, 1500 औरतों के ब्रेस्ट काटे गए थे, किसी को कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को परवाह नहीं है। एफआईआर छोड़िए, किसी को कुछ नहीं है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं ये अपना सांस व्यर्थ गंवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं करेगा और आप देखते रहना। बिल्कुल वंगमांडू सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। 1990 में भी कुछ नहीं हुआ था और आज भी जो स्थिति जस की तस बनी हुई है और उस पर भी सरकार जो है वो कुछ भी नहीं करती दिखाई दे रही है, और इसीलिए चर्चा यहाँ पर रखी गई है। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो स्थिति अभी फिर से कश्मीर में बनी है, कश्मीरी पंडितों को फिर से पलायन करना पड़ रहा है और कुछ सिखों को भी पलायन वहां पर करना पड़ रहा है, ये स्थिति फिर से निर्मित क्यों हुई? अगर आप इतिहास को समझने की कोशिश करें अंशुल, तो ये स्थिति इस तरह की निर्मित करी जा रही है। कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से जो हो रहा है उसमें पैनिक ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि अगर पिछले 1 साल के इंसिडेंट्स देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित वहां पे मारे गए हैं। वहां पर आतंकवादियों ने चुन चुन करके आम कश्मीरियों को मारने का काम 1 साल से शुरू किया है। ये आतंकवाद की, जिहाद की उनकी एक नई टेक्निक है। और इसमें समस्या ये है कि हम इसको हिंदू मुस्लिम एंगल या धर्म के साथ जोड़ करके देख लेते हैं और पैनिक क्रिएट कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, कश्मीर में जो हो रहा है 1990s में भी जो हुआ था उसका धर्म से लेना देना बाद में आया था। ये बेसिकली क्या थी? ये मानवता की हत्या थी, और इसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व थे, जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी जो इसमें इस चीज को इस्तेमाल कर रहे थे, उनका सीधा सीधा मानना यह था कि अगर कश्मीर को जीतना है तो इसको किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया जाए और इस तरह से पैनिक फैलाया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों को लगे कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और वो मुल्क को छोड़कर, यानी कश्मीर को छोड़कर के भाग जाए वहां से। और उसमें 90s में आतंकवादी कुछ हद तक सफल हुए थे। उन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया और कश्मीर के अंदर जो भी हिंदू आबादी, सिख आबादी रह रही थी उसको भगाने में वो कामयाब रहे। अब इसमें जो भागे वो भी मुझे लगता है कि उनको भी रुकना चाहिए था और सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए थी ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ पाए। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर की जनता को ये हो रहा है कि पूरी इस जिहाद की लड़ाई को, आतंकवाद की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख करके किसी को गुनहगार बता दिया जाता है और किसी को विक्टिम बता दिया जाता है, और इस चक्कर में हम पूरी समस्या को जड़ से नहीं सुलझा पा रहे हैं। 1990s में चूंकि पहली बार हुआ था, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन भी कश्मीर में हो सकती है, लेकिन अब हमने इतिहास से सबक सीखा है और जब इतिहास से सबक सीख लिया है तो उसको हमें नए हल निकालने पड़ेंगे। तो मेरा यही मानना है कि ये जो सिचुएशन है, जो मैं जो आंकड़े लेकर के बैठा हुआ था कि पिछले 1 साल में 25 सिविलियंस की हत्याएं हुई हैं और इन 25 सिविलियंस में 2 कश्मीरी पंडित थे, 3 नॉन लोकल थे और बाकी 18 मुस्लिम थे। लेकिन पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि सिर्फ चुन चुन करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन जो हम आतंकवादियों के हाथ में खेलते चले जा रहे हैं वो यही तो चाहते हैं कि हम इस पूरी प्रॉब्लम को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू करें और इसी वजह से वहां एक बार फिर से 1990s जैसे हालात पैदा हो जाएं। भारत सरकार को, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस पैनिक के माहौल को क्रिएट ना होने दे। सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनकी काम में उनको सहयोग दिया जाए। अगर 3 महीने पहले से इंटेलिजेंस इनपुट थे और उसके बाद भी किलिंग हो जाती है तो जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। हमको इस नजरिए से देखना चाहिए कि कहीं चूक हुई है और दोबारा चूक ना होने पाए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, न कि इसको कश्मीरी पंडितों का पलायन या 1990s का जो एक्सोडस था कश्मीरी पंडितों का, उस तरह की सिचुएशन वापस क्रिएट कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि
बहुत चीजें गंभीरता से समझनी पड़ेंगी और उनके हिसाब से ही हमको एक्ट करना पड़ेगा। 1990s में जो हमने गलतियां करी हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हम रोक नहीं पाए थे, उस चीज को वापस दोहराया नहीं जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को इस एक तरह का एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये उनकी जमीन है और उनको वहां पर रहना होगा। भागना किसी चीज की कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है। भागने से वो एक तरह से आतंकवादियों को और मजबूत करेंगे। एक बड़ा सवाल ये उठता है अनुपम जी कि जिस तरीके से सरकार ने कई तरह के प्रयोग यहाँ पर किए, कई चीजें सुधारने की कोशिश की, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये निकलकर सामने आया था कि 370 जो हटाई है, उसके बाद कश्मीर में हालात अब बदलेंगे, लोग वहां जा सकेंगे, वहां के लोग आ सकेंगे, जमीन की खरीद फरोख्त वहां पर हो पाएगी। लेकिन उसके बाद में भी ये धारा 370 हटने के बाद में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसमें सरकार का भी तो अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि अब तो 370 हटा दी गई है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरीके की स्थिति क्यों निर्मित हो गई वापस। अंशुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार का इसमें रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम कश्मीर में हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स थी। 83 से लेकर के 90 तक जो वहां पे एक घिनौनी पॉलिटिक्स हुई है कश्मीर के अंदर, उस पॉलिटिक्स ने ही वहां पर इतने बड़े दानव को क्रिएट किया था, जिसको आप आतंकवाद नाम देते, जिहाद नाम देते या कुछ भी नाम देते, और जिसके चक्कर में 1990s में वहां पर भयंकर नरसंहार हुआ था। और आज तक कश्मीर शांत नहीं हो पाया है, तो इसके पीछे पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स को सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमसे गलतियां कहां हो रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी से काम डिफाइंड है, वो अपने काम करने में वो पूरी तरह सक्षम है और वो अपने तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स का सहयोग यहाँ पे बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है 370 हटने के बाद कि वो वहां का प्रशासन देखे, वहां की सिक्योरिटी को चुस्त दुरुस्त करे, चाक चौबंद करे। अब केंद्र सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको भी फिर उसी तरह से हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बातों में अगर हम उलझा के रख देंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। पॉलिटिक्स को बहुत जिम्मेदार रोल अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। विंग कमांडर सर हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हम बिल्कुल ठीक है, हमें इस हिंदू मुस्लिम तो बात कर ही नहीं चाहिए। अगर हिंदू ना होते, सिख होते, अगर सिख ना होते तो क्रिश्चियन होते। अरे कोई डिवाइड करने के लिए आपको रिलीजियस डिफरेंसेस चाहिए, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो भी बुद्धिस्ट होते, जैसे पहले बामियान मुद्दे की बात है, अगर आज हिंदू ना होते तो बुद्धिस्ट होते, सारे बुद्धिस्ट को भगा देते। क्वेश्चन ये है, उन्होंने फैलाने के लिए नहीं कर रहे, आतंकवाद एक इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में, उसको कर रहे हैं। आपके खेत के ऊपर अगर आप जमींदार हैं, आज जंगली सुअर अटैक कर रहा है, आपको वही टेक्निक चाहिए। कल फिर नील गाय का प्रकोप आ रहा है, वही चीज चाहिए। अरे सब कुछ आपको पहले तो अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम ठीक करने के लिए वही मैं कहा, जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं आ रहा हूं। आपको सिक्योरिटी सिस्टम को अप्लाई करना नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू क्रिश्चियन हो, कुछ नहीं होगा। आपको पहले अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर रहे, उसमें पॉलिटिक्स है, जो कि अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, सब कह रहे हैं कि इसको त्रिपाठी साहब कह रहे हैं, क्यों पॉलिटिक्स आ रही। इसलिए पॉलिटिक्स आ रही है क्योंकि सबको अपनी रोटियां सेकनी है, उसके पीछे पैसा है, फाइनेंसेस है। पॉलिटिक्स करने के लिए ये नहीं करते कि हमारे को आज मंदिर में कहा पॉलिटिक्स करिए तो करिए, पैसा मिलता है, ये धन बटोरते हैं, तभी पॉलिटिक्स का फायदा होता है। ये सारा गेम हो रहा है और इसीलिए वो अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीरी पंडित वो लड़ता नहीं चाहते। अगर हमारे पंजाब के लोग होते जहां से हम आते हैं तो सबने बंदूकें उठा निकाल देनी थी और सब उसको खत्म कर देना था। क्वेश्चन ये है, कश्मीरी पंडित उनको ये लड़ना वड़ने से मतलब नहीं है और वो अपनी बहनों को, बच्चों को, माओ को नहीं बचा पा रहे, तो किसी को तो मदद करनी होगी उनकी। हम उनकी मदद करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को ताकतवर बनाना होगा। आपने सब कुछ सिक्योरिटी क्रिएट की हुई है, कभी बैठ के विचार नहीं किया क्या ये तरीका ठीक है, इसको क्या करना चाहिए। देखिए 1991 में और कमांडर 5 किलोमीटर दूर बैठा था, रोज उसको न्यूज आती थी कि आज इतनी औरतों का रेप हुआ है, इतने के ब्रेस्ट काटे गए हैं, इतनी फैमिली जा रही है। वो पूछता था साउथ ब्लॉक में, क्योंकि मैं साउथ ब्लॉक में बैठा हुआ था, पूछता था, टेलीफोन आता था, गवर्नमेंट कहती थी नहीं हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं। वो जो बातें चीजें करते रह गए और उसको फौज को कहा कुछ मत करो। एक्चुअली एक ऑर्डर है, एक कानून है कि जब टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो कोई भी फौजी वहां पे हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो
चाहे वो जनरल हो, वो टेक ओवर करेगा। ये अभी तक कोई नहीं इनिशिएटिव लेता। देखिए अंशुल जी, ये मैं मामूली बात नहीं कह रहा, ये कोई सुनना नहीं चाहता। लोग इसको सुनने में दर्द होता है लोगों को कि ये क्या कह रहा है। बात यही है, जब तक आप अपने ठीक नहीं लगाएंगे ये होता रहेगा। कि कल हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात होगी, कल वो कुछ और शुरू कर देंगे, फिर और शुरू कर देंगे। उनको पाकिस्तान को आपको ब्लीड करना है, उसको आपको अपने घुटने में लाना है। वो चाहे कैसे भी लाए, उसको कोई भी तरीका निकला ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप मेरे को मार रहे हैं, चाहे 303 से मारिए, चाहे LMG से मारिए, चाहे मोटर से मारिए, हर बार मेरी मौत हो रही है। मुझे तो अपना एक्शन लेना है, मैं क्या करूंगा। ये प्रॉब्लम नहीं हमारे को, क्योंकि हमने डॉक्ट्रिन ठीक से नहीं लिखी है। जब तक हम डॉक्ट्रिन ठीक से नहीं लिखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, और उसको कौन दूर करेगा, कैसे करेगा, इसमें झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक कोर कमांडर के नीचे BSF, CRPF, ITBP को लगा दिया, वो कहेंगे नेवर, आई विल नॉट सर्व लाइक दिस, वो यूं कहेंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप जाती है। कौन कहेगा ये? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, भारत की नहीं पड़ी, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। अनुपम जी, अगर बात करें कश्मीर की और जो पलायन है वहां पर किया जा रहा है, तो जो कश्मीरी पंडित हैं, जो सिख हैं, या यूं कहें कि जो कश्मीरी जो आम नागरिक भी है, जो लोकलाइट है वहां का, वो सिर्फ कॉलोनी में सुरक्षित है लेकिन बाहर नहीं है। तो क्या ये जो नए जीवन की जो उम्मीद एक जागी थी 370 हटने के बाद, ये खो गई है, इससे ऐसा मान लिया जाए? नहीं, उम्मीद खोई तो नहीं अंशुल जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उम्मीदें खत्म हो गई। 370 हटना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था और उस काम को भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से निपटा दिया है। 370 आज बीती बात हो चुकी है। अब उसके पीछे उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वो लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में अगर कश्मीरी पंडित वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर बताती है। और इस फेलियर को वहां के लेफ्टिनेंट जनरल खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ कि इस पर्टिकुलर 2-3 जो किलिंग्स हुई हैं उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हुई हैं। तो अब बात यह है, जैसा सर बोल रहे थे, बख्शी सर बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं कि सिस्टम को सही करना होगा। अगर हम सिस्टम ही सही नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को केवल आरोप लगाते रहेंगे या केवल अपनी कमियां ढूंढते रहेंगे, तो फायदा क्या होने वाला है। यही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो अब ये चलता नहीं रहना चाहिए। 370 हटाया गया, बहुत बड़ा कदम था। अब उसके बाद व्यापक सुधार करने पड़ेंगे। कश्मीरी पंडितों के अंदर ये हौसला भरना पड़ेगा कि वो कश्मीर उनका है और उनको रहने की पूरी आजादी होनी चाहिए। और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्सेस आयरन फिस्ट के लिए जानी जाती हैं। उनके अंदर इतना दम होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने काबू में रख सके। और इसी तरह से काम करती है सिक्योरिटी एजेंसी, और ऐसे ही काम करने देना चाहिए। पॉलिटिक्स का काम अलग है, पॉलिटिक्स अपना काम करती रहे, वो उससे एजेंसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इन दोनों का जो घालमेल है वो कभी कभी गलत हो जाता है, और कश्मीर में आज यही हो रहा है। कश्मीर में बाकी सब चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जिस तरह के काम होने चाहिए थे, शायद उनमें थोड़ा और तेजी लानी पड़ेगी। हम विकास कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम वहां के लोगों को समझा रहे हैं। कुछ लोग वहां की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने अब शुरू भी हो गए हैं। ग्राउंड लेवल से लोग निकल कर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कश्मीरी पंडित जिम्मेदार नहीं, इसमें हम जिम्मेदार हैं, भारत सरकार जिम्मेदार है। और अगर हम इसमें जानते हुए भी कि पाकिस्तान के हाइब्रिड टेररिस्ट ही इस सारे जो भी खेल है, जो एक गंदा घिनौना खेल है, उसको करवा रहे हैं, तो उन टेररिस्ट को रोकने का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। और हमारी इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए फोर्सेस की कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट हब है, जो वहां के जो नेता हैं, जो सरमाएदार हैं आतंकवादियों के, उनको खौफ पैदा हो जाए कि भारत सरकार ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो जब हम इस तरह की पॉलिसीज लाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। कश्मीरी पंडित की सुरक्षा इस समय भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हम बातें तो कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया से लोगों को ला जाकर के साउथ इंडिया से ले जाकर के वहां पे कश्मीर बसाएंगे, और हम वहां के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भले ही 2-4 किलिंग हो रही हो, 8-10 किलिंग हो रही हो, लेकिन वो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दबा है। हमको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और कश्मीर की सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आयरन फिस्ट जिसकी बात कर रहा हूं वो करना पड़ेगा। लोगों को, आतंकवादियों को लोहे की रॉड की भाषा समझानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सख्ती बेहद जरूरी है। आप जमीनी स्तर पर आप काम करते रहे, सामाजिक स्तर पर काम करते रहे, लेकिन सिक्योरिटी के स्तर पर आपको सख्ती लानी पड़ेगी। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कश्मीरी पंडित भी इस बात को समझते हैं और यही उनको सुरक्षा दिला भी सकती है।
बिल्कुल। विंग कमांडर सर, कश्मीर से जम्मू की तरफ पंडित आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, अब आगे क्या होगा? ठीक ऐसा है कि आगे क्या होगा तो सरकार की एक डिसीजन पे है। अगर आपने उनको आने दिया जाए तो वो बेचारा आते आपके दिल्ली में दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे, फिर से कैंप लगा देंगे। अगर उनको आने, अगर आप सरकार की ड्यूटी है कि उनको हौसला दें, उनको संतावना दें, उनको सांत्वना दें, उनको रोकें और उनको सिक्योरिटी दें, जैसे अनुपम जी कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं। और सिक्योरिटी अगर पूरी नहीं पड़ रही तो उसको सिक्योरिटी को एनालाइज करिए, कहाँ कमी आ रही है, क्यों आ रही है। देखिए 370 हटाना तो ठीक है, पर 370 में ये थोड़ी लिखा है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे। 370 में ये 370 एक प्रावधान है जो एक एरिया को करेक्ट करता है। मेरे को किसको कैंसर हो जाए तो अरे हमने इनको विटामिन सी भी खिला दी है और बोनविटा भी पिला दिया है, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। इससे थोड़ी हो जाता है ठीक। इसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी चाहिए आपको इस समय। मैं वो सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं बात कर रहा, इंटरनल सर्जरी की बात कर रहा हूँ। ये जैसे वगैरह बैठे हुए हैं, हुर्रियत के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो एम्यूनिशन दे रहे हैं, अभी तक उनके क्यों नहीं निकाला गया? हम कब से बोल रहे हैं आपके चैनल में, मेरे को बोलते बोलते ही मैं बाल सफेद हो गए। वही बात हुई है तो हम कैसे जा रहे हैं? बस कैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई करने को तैयार नहीं है। क्योंकि करने से पहले मैं दोबारा कहता हूँ और कहता रहूंगा, लोगों की रोजी रोटी जाती है, लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, लेकिन बार बार यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि सबको अपनी रोटियां सेकना है। और निकलकर क्या सामने आ रही है, ये सत्यता है एक तरह की कि भाई सभी को अपनी अपनी रोटियां सेकना है। भारत से किसी को कोई मतलब नहीं है, उसके टुकड़े हो रहे हैं या लोगों को परेशानी हो रही है, कश्मीरी पंडितों को परेशानी हो रही है। आज से 30 साल पहले भी हुई थी, आज फिर हो रही है, उसके बाद में भी किसी को समस्या नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद में भी सरकार और ये लोग जो अपने तख्त पर बैठे हुए हैं, उसके बाद में भी सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आम नागरिकों को भी तो कुछ कर लेना चाहिए। देखिए आम नागरिक हैं, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, जाके आवाज उठाएंगे, मीडिया की हेल्प लेंगे, लेटर्स लिखेंगे, लेटर्स टू एडिटर लिखेंगे। आप बताइए, धरना लगा कर लेंगे, मैक्सिमम यही कर लेंगे। और क्या डेमोक्रेसी में किया जा सकता है? बात ये नहीं है। बात ये पूछिए कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं इमरजेंसी करूंगा और उसमें कोर कमांडर को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करूंगा कि तुम हैंडल करिए और यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम फेल होएगा, तुम्हारी क्या की जाएगी, उसको जिम्मेवार ठहराइए, सारी अथॉरिटी दीजिए और काम लीजिए उससे, फिर देखिए क्या होता है। बस ये है, हम आना भी चाहते हैं कि अरे बाप रे क्या डेमोक्रेसी हमारी चमचमाती हुई दुनिया को दिखा रहे हैं, यहाँ आके लोगों को मारा जा रहा है और आग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये नहीं होता। इधर ही रन विद हेयर और हंट विद हूम। ये डबल गेम नहीं चल सकता। ये हमारी सरासर कमजोरी है। मैं ये मानता हूं कि ये 3-4 दिन की जो 3-4 वारदातें हुई हैं, शायद अगले हफ्ते तक रुक जाए, कोई स्टेप उठा लिया जाए। मेरे ख्याल से सरकार उठाएगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो लेट अस होप एंड वेट। एक हफ्ता रुक जाइए, मेरे ख्याल से आप कुछ रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर आप दोनों ने ही जो चर्चा यहाँ पर करी है, बहुत ही अच्छी रही। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो टारगेट किलिंग आप देख रहे थे, जिसमें हमने आज बात की कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर। 31 साल पहले 19 जनवरी का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा था और उनके अपने लोगों ने ही घरों से भाग जाने पर उन्हें मजबूर किया था। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो त्रासदी हुई, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हुआ था, वो सच आपको जानना जरूरी था। उससे रूबरू कराने की एक छोटी सी कोशिश स्वदेश न्यूज ने की है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर आगे क्या होगा, सरकार क्या करने वाली है। 370 तो यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन हालात जम्मू कश्मीर में आज भी जस के तस हैं। कश्मीरी पंडित आज भी पलायन को मजबूर है, इसके साथ ही जो सिख हैं वो भी पलायन को मजबूर है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।